क्या आपने बोट राइड की है, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, जीवित हिरन को देखा तो होगा आपने। सिप्पी या बंबू से बने जो शोपीस होते हैं उन्हें तो खरीदा होगा आपने। हम अंडमान के निवासी कितने भाग्यशाली हैं कि हम प्रकृति के साथ रहते हैं, कितनी सुंदर है। किंतु सवाल यह है कि क्या हमने प्रकृति का स्पर्श किया है। नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे इस लाइव कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय रहेगा टूरिज्म प्री एंड पोस्ट कोविड-19 और इस विषय पर अधिक बात करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं श्री एम विनोद सर का, प्रेसिडेंट अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। नमस्कार। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। टूरिज्म, जब हम बात करते हैं टूरिज्म बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है और जब हम अंडमान की बात करते हैं तो वो और बहुत बड़ा लगता है। टूरिज्म एक आम इंसान को कैसे मदद कर सकता है सर? सबसे पहले तो मैं पोर्ट ब्लेयर दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पर्यटन जो एकमात्र व्यवसाय अंडमान में है, यहाँ के गवर्नमेंट के बाद सबसे ज़्यादा लोग अगर किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो पर्यटन है जी। और आज सबसे अधिक पीड़ित भी पर्यटन से जुड़े लोग हैं। तो इस विषय पे कार्यक्रम करने के लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। पर्यटन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है अंडमान के लोगों के साथ। पर्यटन से सब जुड़े हुए हैं यहाँ जी। तो पर्यटन हमारा एक, मैं कह सकता हूँ, अंडमान के लोगों का लाइफलाइन है। ओके। यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ सब पर्यटन के आने के बाद आप देखिए यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो गया जी। बहुत से लोगों ने जेट स्की ली है, बहुत से लोगों ने आपका बेड एंड ब्रेकफास्ट बनाया है, किसी ने स्कूबा डाइविंग किया है। तो पर्यटन बहुत ही, मैं मानता हूँ कि अंडमान के लिए बहुत ही जरूरी है जी। क्या स्कोप हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में, जैसे अभी कोविड चल रहा है और कोविड से पहले और अभी के दौरान या फिर आने वाले दिनों में हम कैसे अपने आप को संभालें और कैसे समझें कि क्या स्कोप हो सकता है टूरिज्म का हमारे इन द्वीपों में? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं, अपना हिम्मत ना हारे, निराश ना हो जी। कोविड से पहले हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे। हमने इस बार हनीमून डेस्टिनेशन भी बहुत अच्छा हमारा जा रहा था। तो कोविड के आने के बाद मार्च 17 से हमारा यहाँ टूरिज्म को रोका गया है और अभी धीरे धीरे वो शुरू हो रहा है। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि लोग निराश ना हो और यहाँ पे फ्यूचर है टूरिज्म का। आपने जैसा कहा कि टूरिज्म का क्या स्कोप है, यहाँ पे टूरिज्म का ही स्कोप है। ओके। क्योंकि अभी हम देखिए हमारा कंपटीशन डोमेस्टिक मार्केट से होगा। ओके। लोग अब विदेश जाना नहीं चाहेंगे जी। डोमेस्टिक मार्केट से जब कंपटीशन होगा तो मैं मानता हूं और ये मेरा मानना है कि अंडमान सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन होगा। ओके। हमारे पास एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलिए, आप हिस्ट्री बोलिए, फ्लोरा एंड फोना बोलिए, सब कुछ है हमारे पास। हमें अपने आप को एक्सपोज करना है और हम उसको अच्छी तरीके से करेंगे और हम जरूर टूरिज्म में यहाँ बहुत आगे जाएंगे। जी जी। जैसे हम जानते हैं कि जब हम टूरिज्म की बात करते हैं स्पेशली, तो हम साउथ अंडमान तक लिमिट हो जाते हैं, एक सीमित रह जाते हैं हैवलॉक, नील या फिर इन द्वीपों की तरफ। लेकिन हम समझते हैं कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान जो है, इसमें कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम अभी तक गए नहीं हैं, जिसका एक्सप्लोरेशन अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो क्या आने वाले दिनों में हम उस तरफ बढ़ेंगे? क्या उनको बढ़ावा मिलेगा? क्या वहाँ के लोगों के लिए भी रोजगार मिल सकता है? इसके विषय में मैं आपसे सहमत हूँ। हम अभी कुछ 4-5 जगह तक सीमित हैं जी। मध्य और नॉर्थन मिडिल अंडमान की जो आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत खूबसूरती है। आपने सुना होगा रॉस एंड स्मिथ, लॉन्ग आइलैंड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नीति आयोग की ओर से 6 द्वीपों का विकास किया जा रहा है। नीति आयोग ने इसका टेंडर भी कर दिया है और काफ़ी काम इसमें चल रहा है। स्मिथ आइलैंड में रिजॉर्ट आ रहे हैं, एविस आइलैंड में रिजॉर्ट आ रहे हैं, लॉन्ग आइलैंड में रिजॉर्ट आ रहे हैं। धानी नाला को अभी आपने देखा होगा कि बेस्ट वॉक अवे का, कैनोपी वॉक का मिला है। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम नॉर्थ एंड मिडिल में काफ़ी अच्छा पर्यटन में काम कर पाएंगे। जी जी। मतलब आप एक तरफ अपने तरफ से काम कर रहे हैं, टूर ऑपरेटर्स की तरफ से आप काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से काम कर रही है, तो किस प्रकार का सपोर्ट आप दोनों को मिल रहा है? क्योंकि दोनों का एक साथ साइमल्टेनियसली चलना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मैं चाहूँगा कि किस प्रकार से आपको एक सहयोग मिल रहा है उनके? क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी है जी, प्रशासन के सहयोग के बिना हम आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रशासन का। उनके सहयोग के बिना आज पर्यटन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो हमें प्रशासन का सहयोग मिला है और अभी भी आप देखिए प्राइवेट बोट्स की कुछ समस्याएं हैं, कुछ ऑडिट्स के, किसी के सर्वे के, किसी के लोड्स के प्रॉब्लम है। तो
सरकार ने अपनी तरफ से अभी 2 दिन पहले नील और हैवलॉक के लिए सरकारी बोट का व्यवस्था किया है टूरिस्ट के लिए। टूरिस्ट जा रहे हैं और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगा। एसओपी भी बना दिया है सरकार ने। तो सरकार का सहयोग हमेशा हमारे साथ रहा है और हमें उम्मीद है आगे भी रहेगा। जी, अगर हम बात करें पहले कोविड से पहले अगर कोविड की बात करें तो कैसा एक ग्रोथ रेट था? क्योंकि हम जब जानते थे तो टूरिज्म में मतलब बहुत सारे लोग आते रहते थे, फ्लाइट्स हर घड़ी आती थी, शिप्स में भी लोग कुछ आते थे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो प्राइवेट मतलब जो बाहर से हमारे टूरिस्ट आते थे हमें यहाँ पे वो विजिट कर रहे थे, तो वो जो ग्रोथ रेट था वो ग्रोथ रेट कैसा था उस टाइम पे? ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा था। मैं एक ही एग्जांपल देना चाहूँगा आपको जी। 8 फ्लाइट 10 फ्लाइट से पिछले 10 साल में जो चल रहे थे, पिछले 3 साल में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ डेली 22 से 28 फ्लाइट आती थी। ओके। देश के हर स्टेट से फ्लाइट जुड़ा हुआ था हमारे साथ और हम लोग लगभग 5 लाख पर ईयर छूने के कगार पे आ गए थे। और टूरिज्म में जो ग्रोथ आपको देखने मिला, 100 के ऊपर बेड एंड ब्रेकफास्ट आया यहाँ पे, 100 के ऊपर जेट स्की है। काफ़ी लोग पर्यटन में, अब हर आदमी चाहता है कि मैं पर्यटन में कुछ करूं क्योंकि सबको वहाँ स्कोप दिख रहा है। और पिछले 2 साल में हम लोग काफ़ी आगे गए थे पर्यटन के क्षेत्र में। और अभी जब ये चल रहा है, इस दौरान ये कैसे आप देख रहे हो कोविड के दौरान? देखिए, ये तो पूरा विश्व इससे लड़ रहा है जी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अंडमान में है या भारत में है। तो समस्या है, हम लोग को ज़्यादा समस्या इसलिए फेस करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन से ही सबसे ज़्यादा लोग जुड़े हैं। अगर आप देखिए गवर्नमेंट सर्विस के बाद सब पर्यटन से जुड़े हैं, तो सब कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। मगर एक उम्मीद की किरण इस महीने से हमें दिख रही है। जैसे मैंने आपको बताया, रॉस एंड हैवलॉक और नील के लिए बोट स्टार्ट हो गए हैं और इंटर आइलैंड्स के नॉर्थन मिडिल को छोड़ के बाकी यहाँ धीरे धीरे साउथ अंडमान में टूरिज्म एक्टिविटीज थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है। ओके। तो ये प्री था, ये अभी प्रेजेंट है। अभी आने वाले दिन में, क्योंकि सबके दिमाग में एक चीज़ है कि टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा दब चुका है, इट्स गॉन टू अ स्टेक, तो क्या ये उभर के आएगा या फिर आने में कितना समय लग सकता है? मैं आपको शुरुआत में भी बोला कि ये उभर के जरूर आएगा। डोमेस्टिक मार्केट का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, लोग आएंगे, बस समय लगेगा। केंद्र सरकार भी कोशिश कर रहा है, हमारे द्वीपों की सरकार भी कोशिश कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कि LTC सितंबर 2020 तक का दिया हुआ है, तो उसका LTC का जो बेनिफिट है वो भी लोग अभी जल्दी नहीं लेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे को प्रशासन का सपोर्ट है, केंद्र सरकार का सपोर्ट है और उम्मीद है तो कल ही हम बहुत आगे निकल जाएंगे। समय लगेगा, जनवरी फरवरी, धीरे धीरे हम दिसंबर में हम 10-15%, अभी हम इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट्स का बढ़ने का। ओके। अभी हमारे वहाँ डेली 3 फ्लाइट्स आते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ लोकल्स भी सब मेलैंड जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, कुछ काम से। तो फ्लाइट्स जिस दिन थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ समस्या है सरकार के लिए भी फ्लाइट्स बढ़ाना, जी, कोविड का फैलना, तो टेस्टिंग, तो सरकार जिस दिन फ्लाइट्स थोड़ा बढ़ाएगी तो धीरे धीरे मेरा मानना है कि नवंबर दिसंबर हम लोग 10% 20%, बट धीरे धीरे हम इसको आगे ही जाएंगे, इसमें हम पीछे नहीं आएंगे। तो इस जो चीज़ को आपने कहा कि बढ़ाना है, तो इसके लिए आपकी तरफ से जो योगदान रहा है उसके बारे में? फ्लाइट्स बढ़ाने के लिए जी, हमने अभी हरदीप सिंह पुरी जी माननीय केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री से भी एक पत्र लिखा है जी, और जो कि रिकमेंडेशन हमें तो यहाँ से जाना है जी, तो हमने माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को और एलजी साहब को भी लिखा है और डीसी साहब से भी हम कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट करते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पॉजिटिव है, तो इसीलिए हम होपफुल है कि हम जरूर इसमें कामयाब होंगे। जी। रफली अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट सर्विस के बाद सबसे ज़्यादा जो है वो लोग टूरिज्म में इन्वॉल्व है, तो रफली अगर हम बात करें तो कितने लोग इन्वॉल्व है और किस अलग अलग सेक्टर्स में इन्वॉल्व है? क्योंकि हम समझ सकते हैं कि जो डाब बिक्री करते हैं वो भी टूरिज्म में इन्वॉल्व डायरेक्टली होते हैं, तो अन्य जैसे आपने कहा कि जेट स्की वगैरह जिनके पास है, स्कूबा डाइविंग हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गया, या फिर जो गाइड बन गए, तो रफली हम कैसे एक्सपेक्ट करें कितने लोग हैं और कितने लोगों को आप मतलब इसमें और इन्वॉल्व करना चाहेंगे? इसमें लगभग 20-25 हज़ार परिवार जुड़ा है। टूरिज्म लोगों के दिल में बैठा है कि टूर ऑपरेटर, होटेलियर, गाड़ी वाला, जी, उतना ही है। यहाँ टूरिज्म सीमित नहीं है। ओके। अगर एक गाड़ी वाला है तो उसका ड्राइवर है, जी, उससे जुड़ा उसका परिवार है। जी। आप वाटर स्पोर्ट्स देखिए, वाटर स्पोर्ट्स में लोग स्कूबा करने जाते हैं, बट वो स्कूबा का ओनर उससे नहीं जुड़ा है। स्कूबा का इंस्ट्रक्टर है, स्कूबा का ड्राइवर है, स्कूबा वो जो टिकट काटता है, उसका बोट स्टाफ, तो लगभग 20-25 हज़ार परिवार जुड़ा है इससे। स्कूबा डाइविंग बोलिए, आप शेल क्राफ्ट्स बोलिए, सीशेल का पूरा बिजनेस मार खाया हुआ है। जी, जी, जी। फिशरीज सेक्टर बोलिए, होटल्स में आप रूम बॉय से लेके मैनेजर तक, 20-25 हज़ार परिवार, काफी 1-1.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं इससे। ओके। और इसमें अब क्या है, अब अंडमान में देखिए स्कोप बढ़ता रहेगा। अभी हमारे पास काफी ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो कहीं पे नहीं है। ओके।
सी कार्ट है, सी वॉक है, और पैरासेलिंग तो है 2 जगह में, अंडर सबमरीन है, कोरल क्यून है, कोरल सफारी, ऐसे अंडर वाटर सबमरीन्स है। जी जी। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अभी मैंने सुना है कि और भी 2-4 बोट्स आ रहे हैं, तो लोग इसमें और जुड़ेंगे, जेट स्की बढ़ेगा। अभी जैसा मैंने बताया, नीति आयोग 6 आइलैंड का डेवलप कर रहा है, ओके। और यहाँ भी फ्लैट बे में वाटर स्पोर्ट्स का कुछ कुछ एक्टिविटी चल रहा है अभी, तो लोग इसमें और जुड़ेंगे। मेरा मानना है कि ये संख्या बढ़ते रहेगी। ओके। तो किस वर्ग के लोग को आप इसमें जोड़ना चाहिए? क्योंकि जैसे कि आज कभी कभी जब हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं, रोजगार की जब बात करते हैं, तो कई सारे बच्चे जो है सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन सबको वो प्राप्त नहीं हो पाता है, ऑब्वियस है। तो उस वर्ग के लोगों को आप अपने अंदर इन्वॉल्व करना चाहेंगे, तो कैसे उनको आप अपनी तरफ लेना चाहेंगे कि टूरिज्म में आप आइए तो आपका स्कोप बढ़ता है? अवश्य यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे इंडिया टूरिज्म का ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, ये सब ट्रेनिंग देते रहते हैं, स्कोप्स है, अपॉर्चुनिटीज है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME है, तो लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। हर आदमी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, मगर आप अगर डेडिकेटेडली और सिंसियरली टूरिज्म में काम करें तो सरकारी नौकरी से अच्छा स्कोप है आपको। जी जी। पर्यटन, हमने सुनामी भी देखा, उस वक्त भी हमें बहुत से लोगों ने कहा कि पर्यटन उद्योग छोड़ दो, काफ़ी लोग ये कर दो, बट हम वापस आए। 2005 में सरकार ने LTC दिया, फिर उसके बाद आज आपको पता होगा कि हम लोग टॉप 10 डेस्टिनेशन में हैं। जी जी। और ये बड़ी गर्व की बात है कि राधानगर को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। भारत में सिर्फ 8 बीच को दिया गया, उस 8 बीच में एक हम है, एक हमारा है। तो सुनामी के बाद ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कोविड के बाद भी हम इससे आगे ही जाएंगे। सब तकलीफ रहेगी तो अनएम्प्लॉयड यूथ को भी काफ़ी स्कोप से, देखिए आपको जरूरी नहीं है कि आपको गाड़ी ही चलाना है जी। आप ऑनलाइन टिकटिंग करिए, आप वेबसाइट डिजाइन करिए, आप 2-4 लोग मिलकर बोट ऑपरेट कीजिए, काफ़ी स्कोप्स है टूरिज्म में। आजकल तो आपका होम डिलीवरी हो गया, पैक्ड फूड्स हो गया, जैसे टूर्स में जाते हैं आप पैक्ड ब्रेकफास्ट या पैक्ड लंच, तो काफ़ी स्कोप है जी। पर्यटन में, काफ़ी स्कोप है। तो मतलब जो यूथ, जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं यहाँ के, तो किस प्रकार वो अप्रोच करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने कहा कि बोट वगैरह ले, तो कई बार होता है कि एक्सपेंसिव होता है, 13 to 14 लाख का कुछ बोट होता है, तो लोन वगैरह लोन आता है, तो उसके लिए आप लोगों की तरफ से कुछ उनको मदद, या फिर बैंक की तरफ से या इंडस्ट्रीज की तरफ से? PMEGP जो स्कीम है, PMEGP स्कीम में काफ़ी सुविधाएं हैं टूरिज्म को लेकर। इंटरेस्ट में सब्सिडी है और आपका लोन सब्सिडी है। PMEGP में अभी काफ़ी बच्चों ने, ये जो आप 10+2 बोट्स देखते हैं, फाइबर बोट्स, तो मेरा मानना है 60% लोगों ने वहीं से लिया लोन। ओके। अनिटको से भी आपको टूरिज्म व्हीकल्स जो आप लेते हैं उसमें भी लोन में कुछ रिबेट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो डेली टेलीग्राम्स में और जो लोकल अखबार में ट्रेनिंग सेशन चलाते हैं, MSME वाले, लीड बैंक वाले, इंडिया टूरिज्म वाले, तो इसको देख के बच्चे इसमें जाए और हमसे भी संपर्क करें। तो सुविधाएं जरूर PMEGP में है, इंडस्ट्रीज से है, अनिटको से है, सुविधाएं मिलती है जी। इस इंडस्ट्री में स्पेशली हम मतलब कौन सा वर्ग के लोगों को ज़्यादा देखते हैं? यंगस्टर्स को देखते हैं या मिडिल एज को देखते हैं, या फिर 40s या 30s के बाद वाले लोगों को ज़्यादा इस इंडस्ट्री में देखते हैं? अब मैंने बताया ना, पर्यटन यहाँ का लाइफलाइन है, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं। जैसा यंगस्टर्स है, उनको चाहिए मैं गाड़ी ले लूँ, एक मैं जेट स्की ले लूँ। मिडिल एज के लोग हैं, वो कुछ ट्रैवल एजेंट ऑफिस खोल के बैठे हैं। और जो ज़्यादा एज के लोग हैं, आप देखते होंगे अभी एक नया प्रथा चला है, बेड एंड ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट अभी भी 6 तारीख को एक 5 बेड एंड ब्रेकफास्ट का हमें इंस्पेक्शन करना है, तो काफ़ी लोग जो रिटायर हो गए, तो बेड एंड ब्रेकफास्ट से भी हर वर्ग के लोग जुड़े हैं पर्यटन से जी। कैसे हम इसको बूस्ट कर सकते हैं, और कोई नया इनोवेटिव आइडियाज़ या फिर जो नया स्कीम्स या जो भी होता है, कैसे हम इसको और इनोवेटिव कर सकते हैं या फिर और अट्रैक्ट कर सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कई सारे लोग जो हैं वो अंडमान आना चाहते हैं डेस्टिनेशन के लिए, वो चाहे फैमिली हो या फिर हनीमून हो या कुछ भी, तो अंडमान की तरफ वो आकर्षित होते हैं। क्या हम उनको और आकर्षित कर सकते हैं? क्योंकि अभी जैसे आपने पहले भी कहा कि लोग विदेश जाने से थोड़ा डरेंगे, जैसे पहले लोग कई सारे मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जाते थे, लेकिन अब उनका डायरेक्शन जो होगा वो अंडमान की तरफ होगा। तो क्या इनको और अट्रैक्ट करने के लिए हम कुछ बूस्ट कर रहे हैं? इसमें मैं आपसे सहमत हूं। यहाँ कहीं ना कहीं हम मार्केटिंग में हम लैग कर रहे हैं जी। हम लोग लास्ट ईयर 18 एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म डिपार्टमेंट। मैं संकोच नहीं करता हूं ये कहने में कि हमने कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज नहीं किया। ओके। केरला को बोलिए, आप गोवा को बोलिए, कर्नाटक को बोलिए, जैसा वो एक्सपोज कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे पास है वो मैं फिर कहता हूं कि इंडिया में कहीं नहीं है और दुनिया में भी कई कई जगह नहीं है। पर्यटन को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग की बहुत 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 आवश्यकता है हमें।
जिसमें हमें प्रशासन का सहयोग चाहिए, इंडिया टूरिज्म का सहयोग चाहिए, और मार्केटिंग को हमें फर्स्ट, अभी जो हमें पोस्ट कोविड, जो अभी कोविड के बाद टूर ऑपरेटर्स अपना काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वहाँ के मेनलैंड के एजेंट्स अपना एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, मैं गुजारिश करना चाहूँगा प्रशासन से कि मार्केटिंग में ध्यान दें जी। इससे हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जी, जैसे हम समझते हैं कि अंडमान में रहने वाले हम जो बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं या फिर जो यहाँ पे जन्मे हैं, कई जगह का हमने अभी तक सैर नहीं किया। किसी ने अभी तक सेलुलर जेल भी नहीं देखा, किसी ने रॉस आइलैंड भी नहीं देखा है। कई सारी महिलाएं आज भी वो 30 साल से वो घर के अंदर ही हैं जो बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो ऐसे में जब अभी हमारे पास मौका है कि हम बाहर निकल सकें, इससे हमारा जो मेंटल स्ट्रेस वगैरह होता है वो भी थोड़ा कम हो सकता है। तो जब बाहर निकलते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं, तो एक चीज़ होता है कि कॉस्ट एफिशिएंट, मतलब कोई चीज़ में जो होता है कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो इसको मैनेजमेंट करने के लिए क्या आपने कुछ आइडिया लगाया? क्योंकि लोग डरते, जब लोग बोलते हैं कि स्कूबा डाइविंग या स्नॉर्कलिंग वगैरह होता है, इसका जो प्राइस होता है पर पर्सन का बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इसको अगर हम लिमिटेड करते हैं या कुछ मेंटेन करते हैं, ये हमारे जो द्वीप में जो कई सालों से यहाँ पे हम रह रहे हैं, हम भी उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके विषय में कुछ? मैं सहमत हूँ। अभी जब टूरिज्म स्टार्ट नहीं हो रहा था, तब हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक प्रपोजल दिया था जी कि सर आप परमिशन दीजिए, बोट्स ऑपरेट करें, लोकल्स को लेके, आपका रंगत जाए, मिडिल नॉर्थ अंडमान जाए, वाटर स्पोर्ट्स को सबसे पहले खोलिए आप जी। लोकल्स रॉस आइलैंड जाए, नॉर्थ बे जाए। तो इसमें मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो हमेशा से तैयार है कि यहाँ के द्वीपों को लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें रेट्स में भी डिस्काउंट हो। और मैं इस विषय से सहमत हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि हम लोग इसमें कुछ ना कुछ पैकेज द्वीपों के लोगों के लिए बना के बहुत जल्द आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। जरूर। साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, ये हमने डिस्कस कर लिया। इज देयर एनी स्कोप, क्या आगे इन फ्यूचर, मतलब आज से कुछ सालों के बाद, क्या ऐसा कुछ फ्यूचर है कि हम निकोबार की तरफ भी अपने आप को बढ़ा सकते हैं? एब्सोल्युटली। नीति आयोग को जो मैंने बताया, जो 6 आइलैंड को कर रहा है, नीति आयोग ने एक और कमेटी, डॉक्टर अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ है, वो ये 6 पार्ट को देख रहे हैं, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के। इसी के साथ साथ लास्ट ईयर एक दिल्ली में मीटिंग था, हम लोग अटेंड किए थे, एक विवेक राज साहब का नेतृत्व में एक टीम बनाए। ओके। उनका कमेटी देख रहा है टूरिज्म डेवलपमेंट इन कैम्बल बे, ओके। निकोबार एंड हेड बे। जी। सेकेंड फेज में उसका काम भी चल रहा है। मैंने बता रहा ना, हम लोग बहुत आगे जा सकते थे, बट ये जो हमारा 7 महीना 8 महीना का ब्रेक हुआ है, तो हेड बे फर्स्ट फेज में होगा, फिर कैम्बल बे, फिर निकोबार। ओके। और इसका काम शुरू हो गया। विवेक राज साहब का 2 बार विजिट भी हो गया नीति आयोग की टीम के साथ, ये काम चल रहा है। तो मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ भी विजिट कर सकते हैं जो कभी गए नहीं? जरूर जरूर जी। इस दौरान, कोविड के दौरान, जैसे अभी तक तकरीबन 8 महीना पार हो चुका है, कई सारे लोग जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, बहुत बुरी तरह उनका जो आर्थिक स्थिति है बहुत मार खा चुका है। तो क्या आपके तरफ से या फिर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए सहयोग मिल रहा है? क्योंकि अब वो घर पे ही हैं, कई सारे लोगों ने गाड़ी वगैरह नया खरीदा है लोन लेकर, वो उनको डिफ़िकल्टी है, या फिर बोट ले लिया जैसे आपने कहा, तो क्या उनको कोई कॉम्पनसेशन टाइप ऐसा कुछ? देखिए, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के लिए हमने प्रशासन को लिखा, सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जो लेबर्स है उनको मिला मॉनेटरी। जी। टूरिज्म सेक्टर के लिए कोई भी मॉनेटरी कॉम्पनसेशन केंद्र सरकार से नहीं आया। ओके। जो एकमात्र राहत हमें मिला है, 6 महीना का हमें मॉरिटोरियम एग्जेम्पशन मिला है, और उसका इंटरेस्ट का कुछ अभी कोर्ट में केस चल रहा है, 1-2 दिन में वो भी फैसला हो जाएगा। और हम लोगों ने, जैसे काफ़ी एनजीओस है, हमारा एसोसिएशन है, हम लोग से जो मदद बन पड़ा हमने किया, जो लोग नीडी थे उनको मदद किया, बट ऑफिशियली कोई भी फाइनेंशियल पैकेज हमें टूरिज्म सेक्टर को पूरे देश में नहीं मिला। ओके, मतलब ना केवल अंडमान निकोबार में, पूरे देश में टूरिज्म सेक्टर को, उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी तक कोई भी मॉनिटरी सपोर्ट हमें नहीं मिला। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में हमें ये प्राप्त हो सकता है? उम्मीद कर रहे हैं हम जी। और ये अंडमान के लिए हमने ये रिक्वेस्ट किया कि स्पेशल कुछ कंसीडर करें अंडमान के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक परिस्थिति अलग है। मेनलैंड में आप अलग परिस्थिति है, पर्यटन से जो लोग जुड़े हैं वो और भी कुछ काम में चले जाए, यहाँ हम दूसरा काम जल्दी नहीं शुरू कर पाएंगे। अभी मैं पर्यटन से 20 साल से जुड़ा हूँ, मैं दूसरा काम में भी नहीं जा पाऊंगा जी। तो इस तरह काफ़ी लोग हैं। तो यहाँ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने भी एक रिकमेंडेशन भेजा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द हमें इसमें कोई राहत मिलेगी। जी। जैसे आप प्रेसिडेंट हैं टूर ऑपरेटर्स की, मतलब कितने लोग आपके साथ डायरेक्टली जुड़े हैं और उनका क्या रोल होता है? जैसे सेक्रेटरी हो गए, अलग अलग जो डेजिग्नेशन में होते हैं, उनका क्या रोल होता है? कैसे वो आपके, मतलब जो टूरिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व लोग हैं, उनसे कैसे वो मिलते हैं, कैसे क्या काम चलता है? हमने ये एसोसिएशन 2004 में बनाया, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। ओके। एक 25-30 लोगों का टोली था हमारा,
केवल उतने ही थे? उतने ही लोग थे। जी जी। आज हम लोग प्राउडली 120 लोग हैं। ओके। हम लोग इसमें भी अभी कुछ रेस्ट्रिक्शन कर लिए हैं कि जिसका ऑफिस है, जो आईटी बांधता है, जो जीएसटी बांधता है, ऐसे लोगों को रखते हैं। जी। तो हम लोग बेसिकली 2004 से ये करते हैं, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, टूर ऑपरेटर्स की जो समस्या है वो हम प्रशासन तक पहुंचाते हैं। ओके। पर्यटकों को जो समस्या आती है, जैसा अभी बोट्स का प्रॉब्लम है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं खुलता, वो भी हम प्रशासन तक पहुंचाए। हम एक मध्यस्तर का काम करते हैं पर्यटक और ऑपरेटर्स के बीच का। ओके। और आपने जैसा बताया भूमिका, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, हमारा एक 11 लोगों का टीम है, ओके। ऑफिस बियरर्स। और हमने अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को, एसोसिएशन सिर्फ इस तरह प्लेटफॉर्म में बोलते हैं, बाकी जगह वो हमारा परिवार है। जी। जो भी डिसीजन होता है वो 120 लोगों का डिसीजन होता है। ओके। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसमें चर्चा करते हैं। और न सिर्फ हम टूरिज्म से जुड़े, उनकी परेशानी है, उनको मेंटल, अभी तो काउंसलिंग भी करना पड़ता है, काफी लोग बहुत स्ट्रेस्ड है। जी। तो इसमें मेरा अकेला का भूमिका नहीं है। एक एसोसिएशन आपको पता होगा 2004 से आज तक चलाना बहुत बड़ी बात है। और हमने काफी प्रोग्राम टूरिज्म से रिलेटेड किया है। हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाना, वो तो एक नॉर्मल फंक्शन है। हमने बीच क्लीनिंग बोलिए, प्रशासन के साथ, अभी ये कोविड के टाइम में भी AATO वाज द फर्स्ट टू गिव 10 वॉलंटियर्स। ओके। अप्रैल के टाइम में आपको पता होगा कि लोग घर से जाना नहीं चाहते थे। जी। तो हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बोलिए, जनरल सेक्रेटरी बोलिए, वाइस प्रेसिडेंट बोलिए, सब ने 10 जो पहला वॉलंटियर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को दिया गया वो AATO का था। जी। जो लिस्ट पहला गया वो हमारी टीम से गया। जी। तो हम लोग इसको एक परिवार की तरह चलाते हैं और हर साल हम लोग सारे एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और बहुत प्राउड होता है बोलने के लिए कि हमारा ही एसोसिएशन है जो फॉरेन का 3 एग्जीबिशन भी पार्टिसिपेट किया है। ओके। WTM लंदन और ITB बर्लिन और अरेबियन ट्रैवल मार्ट दुबई। ओके। तो अंडमान में हम लोग स्टार्ट किए थे टूर ऑपरेटर्स के वेलफेयर के लिए और बाद में धीरे धीरे हम इसका प्रमोशन के लिए, आज बड़ा गर्व से कह रहा हूं कि हम भी एक टूरिज्म के एक पात्र है। अंडमान टूरिज्म डेवलपमेंट में अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का एक कंट्रीब्यूशन है। जी। और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे हम भी सुनते रहते हैं हमेशा, और आप भी बहुत सोशल मीडिया वगैरह में एक्टिव रहते हैं इस चीज़ को लेते हुए कि कैसे हम लोगों तक पहुंच सकें। अगला सवाल रहेगा, ये जो प्राइवेट, जैसे आपने कहा कि जो बोट चला ओनर्स हैं या फिर होटल्स हैं, ये आपको कैसे सपोर्ट करते हैं या फिर आप दोनों कैसे सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं? ये तो हमारा बीच में एक तालमेल है, ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टूरिस्ट को नहीं पता चलना चाहिए यहाँ डिफरेंस है। ये है होटेलियर्स, देखिए टूरिस्ट का पहला टच पॉइंट हम हैं। पहला कॉन्टैक्ट ऑपरेटर है, हमारा सेकंड कॉन्टैक्ट होटल, उसके बाद बोट एंड एक्टिविटीज। तो हमारा तीनों का बीच में तालमेल होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और है छोटे छोटे डिफरेंस, देखिए एक परिवार है तो डिफरेंस होगा जरूर, वो छोटे छोटे डिफरेंस होटेलियर्स के साथ, कभी बोट ऑपरेटर्स के साथ, कभी उनका हमारे साथ, वो मगर इट इज़ नॉट ए इशू, वो हम लोग अपने लेवल में सॉल्व करते हैं जी, और सब मिलकर ही काम करते हैं जी। आने वाले दिनों में क्या हम नॉर्थ एंड मिडिल की तरफ में जो बोट ऑपरेटर्स वगैरह है या फिर टूर ऑपरेटर्स हैं उनको खोलने का परमिशन, क्योंकि बहुत समय तक ये रुके हुए हैं, अभी बहुत समय से इनके पास इनकम नहीं है, कुछ नहीं इकोनॉमी, तो क्या आने वाले कुछ दिनों में या 1, 2, 3 कुछ महीनों के बाद क्या इनको वो परमिशन मिल सकता है कि ये भी अपने आप को आगे लेके जा सकें? ज़रूर मिलेगा। देखिए आप कितना दिन बंद रखेंगे, बट मैंने बोला ना किसी भी चीज़ का शुरुआत होना चाहिए। अब अगर हम बोलेंगे कि एक साथ सब खोलना है, वैसा खोलना है, प्रशासन को भी काफ़ी समस्या आती है, उनको भी देखना है। तो मुझे उम्मीद है कि 1-2-3 महीना तो नहीं होगा, बहुत जल्दी हम नॉर्थ एंड मिडिल की तरफ भी टूरिज्म स्टार्ट होता हुआ देख सकेंगे जी। टूर ऑपरेटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आपने पहले कहा कि बहुत बड़ा एक दोनों का साइमल्टेनियस ये होता है, तो अब इस वक्त में जो परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं, जैसे परेशानियां जो आपको देखने को मिल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सपोर्ट कर रहा है, तो आगे चलकर क्या ऐसा कुछ उम्मीद है कि मतलब और हम एक साथ मिलकर बूस्ट करके इकोनॉमी को बढ़ाने में और अंडमान का जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने में हम कुछ आगे कर सकें? एक ही है सबसे बड़ा मंत्र, मैंने बोला ना, मार्केटिंग। प्रशासन एक टीम बनाए, क्योंकि स्टेक होल्डर्स को ही पता है कि किस मार्केट में आप जाए, कहाँ आपको टूरिज्म मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ही कॉरिस आती है। अभी अगर पंजाब में हम जाए तो हमें पता है वहाँ से हमें उतना बुकिंग नहीं मिलेगा, हमें जाना है कलकत्ता, हमें जाना है महाराष्ट्र। तो स्टेक होल्डर्स का एक 3-4 लोगों का टीम बने, सारे स्टेक इंडस्ट्रीज को ले, सारे इंडस्ट्री, बोट ऑपरेटर्स, होटेलियर, सारे स्टेक होल्डर्स के 1-2-4 लोगों को ले, सरकार से 3-4 लोग बैठे और इमीडिएटली हमें मार्केटिंग स्टार्ट करना है। मार्केटिंग जब आप एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए मार्केटिंग अगर 1 कदम आगे जाए तो प्राइवेट प्लेस 2 कदम आगे जाएंगे जी। और मार्केटिंग जब एकदम एक्सटेंसिवली मार्केटिंग होगा तो लोग भी फिर यहाँ इन्वेस्ट करने का सोचेंगे कि जब सरकार इतना मार्केटिंग कर रहा है, सरकार इतना खर्चा, और सरकार के पास भी अभी सी प्लेन आ रहा है जी, टेंडर हो गया है जी। तो
काफी कुछ पाइपलाइन में है पर्यटन को लेकर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि निराश ना होए, पर्यटन में हम जरूर वापस आएंगे। क्योंकि हाँ, जैसे आपने कहा कि निराश ना होना, कि कई सारे लोग इससे जुड़े हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही कहा लाखों लोग इसमें जुड़े हैं, तो एक तरह से दुविधा में हैं सब लोग कि उनके पास इकोनॉमिकली मतलब उनके पास पैसा जो है वो बहुत ना के बराबर हो चुका है। जो भी यूथ हमें देख रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपसे कि आप उनको ये भी एक संदेश दें, क्योंकि कई सारे युवा पीढ़ी जो हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो सरकारी नौकरी या फिर एक सेटल्ड लाइफ की तरफ देखते हैं, बट अगर इसमें आते हैं तो उनको क्या स्कोप हो सकता है, वो कितने ऊपर जा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो युवा पीढ़ी आपको इस वक्त देख रही है उनके लिए कुछ संदेश। मैं जीता जागता एग्जाम्पल मैं बैठा हूँ आपके सामने जी। मैं भी 97 में टूरिज्म स्टार्ट किया अपना, 93 में मैं होटल एनके इंटरनेशनल में काम कर रहा था जी। वहाँ से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैंने पहले ही कहा डेडिकेटेडली आपको काम करना है। ओके। आप एक गाड़ी लीजिए, आप चलाइए उसको, क्या सर, आज मैं लगेज उठाता हूँ, आज भी मेरा गेस्ट का मैं लगेज उठाता हूँ। ओके। आप काम दिल से करिए, एक गाड़ी रखिए, बाद में 2 गाड़ी होगा। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अनएम्प्लॉयड यूथ से कि गवर्नमेंट नौकरी ठीक है, सबका अपना अपना विचार है, मगर आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए, आत्मनिर्भर। आज सरकार आपको सारी स्कीम्स दे रही है। हमारे समय में तो एक गाड़ी लेने के लिए भी 4 गवर्नमेंट सर्वेंट का श्योरिटी था जी। अभी तो आप पीएमईजीपी से लीजिए, आपको श्योरिटी नहीं है, आपको लोन में सब्सिडी है, आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी है। अच्छा, आप अगर इंस्टॉलमेंट सही बांधते हो उसमें 1% सब्सिडी है। हमारे समय तो बढ़ रहा था, आप ठीक से बांधने से भी बढ़ेगा। तो आज तो आपके पास स्कोप्स है। और टूरिज्म में मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑफिस खोल के ही बैठना है। गाड़ी है, जेट्सकी है, स्कूबा डाइविंग है, डाइव शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है, काफी स्कोप्स है। आप अगर इंडस्ट्री चले जाओगे तो आपके पास पूरा एक लिस्ट है, आप उसमें जाइए, डेडिकेटेडली करिए, और गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है तो ठीक है, वेलकम। बट आप एक बार पर्यटन का काम शुरू करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप गवर्नमेंट सर्विस की तरफ नहीं सोचेंगे फिर दोबारा। जी। एक और है कि जो लोग घर पे हैं, मतलब जैसे पहले भी मैंने कहा कि हम में से कई सारे लोग बाहर नहीं जाना चाहते हैं, या फिर गए नहीं आज तक, सेलुलर जेल तक नहीं गए, या फिर रॉस आइलैंड तक नहीं गए, तो उन लोगों से भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें कि क्योंकि जब हम बाहर आते हैं, जब हम पर्यटक बनते हैं, जब हम टूरिस्ट बन के जाते हैं, तो उससे उनका रोज़गार भी चलता है। ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम जाते हैं कहीं बोट राइड वगैरह करते हैं, या स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, या कुछ भी खरीदते हैं कोई भी चीज़, तो जो जेब से हमारा जो पैसा जाता है वो उनके लिए एक रोज़गार बनता है। लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोग ये समझे कि हम दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं। मैं दिल से गुजारिश करूंगा, आपने मेरे दिल की बात कह दी, मैं दिल से गुजारिश करूंगा यहाँ के एक एक परिवार, एक एक लोकल लोगों से, कि यहाँ जो भी पर्यटन से जुड़ा है, आपका भाई है, आपका परिवार का वो भी सदस्य है, आपका दीपड़ोसी है, आप जो संडे जाते हैं, आप या कुछ लोग यहाँ से मेनलैंड चले जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कुछ दिन तक, अभी लोकल एलटीसीज का भी कुछ प्रावधान है, मैं दिल से गुजारिश करूंगा कि कुछ दिन तक आप यहाँ पे टूर करें, मिडिल नॉर्थ जाए, हैवलॉक जाए, नील जाए, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मजा ले। आपका जो कंट्रीब्यूशन इस पर्यटन क्षेत्र में होगा वो आपका परिवार में ही जाएगा, आपके द्वीपों में ही जाएगा, और ये बहुत बहुत मददगार रहेगा यहाँ के लोगों के लिए। जी। तो हमारा जो समय वो यहीं समाप्त होता है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने समझाया कि टूरिज़्म होता क्या है, किस प्रकार उसे हमें लेके चलना है, और इस कठिन समय में, कोविड के इस कठिन समय में, प्री एंड पोस्ट कोविड हम कैसे उसको देखते हैं या देख रहे थे, या फिर कैसे देखना चाहिए। आपने बहुत सुंदर रूप से समझाया, सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से समझाया ताकि हम उसे समझ पाए। कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप हमें आज कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें इस पते पर अपना सुझाव दें। दूरदर्शन केंद्र, AIR रोड, डिलानीपुर, हैडो पोस्ट 744102, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं hopddkportblair@gmail.com। Happiness is not an invention, it is a discovery. One who finds life. खुशी कोई आविष्कार नहीं होता है, ये खोज होती है, ये हर मनुष्य के अंदर होती है। यदि आप उसे खोजें तो जिंदगी आपकी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।